व्हाट इज साउंड, कि साउंड क्या होता है, साउंड क्या होता है ना। तो साउंड क्या होता है, बड़ा एनर्जी का फॉर्म होता है। बाकी तो एकदम सिंपल सी बात है, लाइट जैसे एनर्जी का फॉर्म होता है वैसे ही साउंड भी क्या होता है, बड़ा एनर्जी का फॉर्म होता है। साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ये जो है आपको फिल इन द ब्लैंक में आपके पेपर में आ सकता है। हमारे कानों की क्षमता होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का साउंड ही हम सुन सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड हम नहीं सुन सकते। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू हियर ऑल साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग इन आवर बॉडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देश के नंबर 1 एडटेक प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है फिजिक्स वाला। कैसे हो आप सभी लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सारा जमाना फिजिक्स का दीवाना, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है स्टडी ऑफ साउंड। तो सारे 9 के बच्चों को बहुत मजा आने वाला है चैप्टर में, क्योंकि भैया साउंड तो साउंड है, बिना साउंड के तो कोई बात हो नहीं सकती। तो आज बात करेंगे साउंड की, राईट। तो आप सभी लोग कैसे हो मला सर्वांनी सांगायचं कमेंट करून, आणि मागचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं ते पण मला सांगायचं आहे। आजही एक वन शॉट लेक्चर होणार आहे ज्यामध्ये आपण आपला जो चॅप्टर आहे स्टडी ऑफ साउंड तुमच्या 9च्या सिलेबस मधला तो आपण पूर्ण इथे सांगणार आहोत, एक्सप्लेन करणार आहोत। तर मी भूषण उज्जैनकर तुमचा फिजिक्स टीचर तुम्हाला आता सांगणार आहे या चैप्टर मधले सगळे कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, चलो चला शुरुआत करूया। शुरुआत करते बेटा, शुरुआत करते। तो साउंड में आज हम क्या देखेंगे, पूरे सिलेबस में क्या क्या यहाँ पर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो साउंड क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, सोनार सिस्टम क्या होता है, सोनोग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ईयर क्या होता है, ये सारी 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 बातें जो है इसके अंदर कवर होने वाली है, राइट। चलिए शुरुआत करते बेटा, शुरुआत करते। देखो यहाँ पर व्हाट इज साउंड, कि साउंड क्या होता है, साउंड क्या होता है ना। तो साउंड क्या होता है, बड़ा एनर्जी का फॉर्म होता है। बाकी तो एकदम सिंपल सी बात है, लाइट जैसे एनर्जी का फॉर्म होता है वैसे ही साउंड भी क्या होता है, बड़ा एनर्जी का फॉर्म होता है, राइट। समझ में आ रहा है। लेकिन साउंड से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट। हम अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, राइट। मान लीजिए कि आप 1 घंटे से बात कर रहे हो, आपने खाना खाया हुआ है, आपका पेट भरा हुआ है, आपके अंदर एनर्जी है। लेकिन आप अगर बात कर रहे हो ना कंटिन्यूअसली, जैसे अभी टीचर लोग क्या करते हैं, बात करते कंटिन्यूअसली, तो हमें ये पता चलता है कि मेरे अंदर की जो एनर्जी है ना वो कम हो चुकी है, मेरे अंदर की जो एनर्जी है ना कंज्यूम हो रही है जब मैं बात कर रहा हूँ। मतलब साउंड जब मैं कुछ बोलता हूँ ना तब भी उसके लिए एनर्जी लगती है। मतलब साउंड भी क्या है बेटा, एनर्जी है। उसको तैयार करने के लिए अपने अंदर की जो एनर्जी है वो खर्च होती है, इसीलिए वो भी एनर्जी का एक फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो साउंड तैयार होगा, ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से साउंड तैयार होने वाला है। और कोई चीज वाइब्रेट कब करती है, कोई भी चीज वाइब्रेट तब करती है जब उसके ऊपर कोई चीज आकर के टकराती है, तब जाकर के वाइब्रेशन वहां पर क्रिएट होता है, राइट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट मेक्स द पार्टिकल ऑफ द सराउंडिंग मीडियम also vibrate. This vibration travel in the form of sound waves and reach our ear. When this vibration reach our eardrum, it also start vibrating and our brain recognize this as a sound. समझ में आ रहा है होता क्या है। साउंड कहीं पे दो चीजें टकराई, वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, उसके वाइब्रेशन से उसके सराउंडिंग में जो एयर है, मतलब जो सराउंडिंग में मीडियम है, मीडियम का मतलब क्या होता है, एनर्जी जिसके अंदर से ट्रैवल हो सकती है, दैट वी कॉल मीडियम, है ना। साउंड एयर के अंदर से ट्रैवल कर रहा है तो एयर बन गया साउंड के लिए मीडियम। साउंड अगर लिक्विड के अंदर से पास हो रहा है तो लिक्विड बन गया उसके लिए मीडियम। साउंड अगर सॉलिड के अंदर से ट्रैवल हो रहा है तो सॉलिड बन गया उसके लिए मीडियम। समझ में आ रहा है। तो साउंड जिसके अंदर से ट्रैवल होता है उसको मीडियम कहा जाता है। तो होता क्या है, दो चीजें टकराती है, टकराने से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन से सराउंडिंग में जो पूरा मीडियम है वो भी, उसके पार्टिकल भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जो कान है ना, कान के अंदर क्या ईयर ड्रम है। अब ईयर ड्रम जो है ना वो वाइब्रेट करता है। अगर वो वाइब्रेट करेगा, कब वाइब्रेट करेगा, जब कहीं से साऊंड आएगा, जेव्हा कुठून तरी साऊंड आला, त्याच्यावर पडला आणि त्याच्या व्हायब्रेशनमुळे आपला पण ईयर ड्रम व्हायब्रेट व्हायला लागला, तर हे जे व्हायब्रेशन आहे ते आपल्या ब्रेनपर्यंत पोहोचतं आणि आपल्याला कळतं की काहीतरी आपल्या सराउंडिंगला कोणीतरी बोलते आहे किंवा एखादी वस्तू जी आहे त्याच्यामधनं आवाज येतो आहे, राईट। तर हा आहे साऊंडचं, म्हणजे ही आहे साऊंडची डेफिनेशन। काय डेफिनेशन आहे की साऊंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू द व्हायब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एखाद्या ऑब्जेक्टच्या व्हायब्रेशनमुळे तयार होणारी एनर्जी दैट वी कॉल्ड साउंड, उसको ही साउंड बोला जाएगा, राइट। क्या बोला एग्जाम्पल देखो, व्हेन यू प्लक
द स्ट्रिंग ऑफ गिटार दे वायब्रेट अँड प्रोड्यूस साऊंड. व्हेन यू स्पीक युअर व्होकल कॉर्ड व्हायब्रेट टू प्रोड्यूस साऊंड. ओके, म्हणजे जेव्हा आपण बोलत असतो ना तेव्हा आपला व्होकल कॉर्ड व्हायब्रेट होतो आणि आपला व्होकल कॉर्ड व्हायब्रेट झाल्यामुळे काय तयार होतो, साऊंड तयार होतो. आपण एखादं वाद्य जर घेतलं, वाद्य है ना, म्हणजे आपण एखादा इंस्ट्रूमेंट घेतलं. ओके, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको हमने प्लग किया उसके तार को, तो उसका जो तार है वो वाइब्रेट करेगा. उसके तार के वाइब्रेशन से सराउंड में जो एयर है उसके पार्टिकल भी वाइब्रेट होने वाले और फिर उनको भी सुनाई देगा. एक बहुत मधुर जो है साउंड उसको सुनाई देने वाला है. राइट, समझ में आ रहा है. इंपॉर्टेंट पॉइंट, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. समझ में आ रहा है. इट नीड्स अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड टू ट्रैवल. वाइब्रेशन ऑफ बॉडी आर सोर्स ऑफ साउंड, है ना. समझ में आ रहा है. ऐसा होता है, वाइब्रेशन ऑफ बॉडी आर सोर्स ऑफ साउंड, है ना. समझ में आ रहा है. देखो, साउंड को ट्रैवल अगर करना है ना तो उसको वैक्यूम वैक्यूम के अंदर से वो ट्रैवल नहीं हो सकता, कि उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए. समझ में आ रहा है कि मतलब साउंड जो है वो दीवार के अंदर से ट्रैवल हो सकती है क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल है, वो भी एक मीडियम है. साउंड जो है वो लिक्विड के अंदर से पास हो सकता है, जो साउंड जो है वो एयर के अंदर से पास हो सकता है. तो साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड, एयर, इन सब के अंदर से पास हो सकता है. समझ में आ रही बात आपको, उसके अंदर से वो पास हो सकता है साउंड. और इसके अंदर से पास होने के कारण, समझ में आ रहा है आपको, उसके अंदर से पास होने के कारण तभी जाकर के साउंड एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पे पहुंच सकता है. विदाउट मीडियम साउंड कहीं पर पहुंच नहीं सकता. राइट, समझ में आ रहा है. वैक्यूम के अंदर से लाइट साउंड कभी ट्रैवल होगा नहीं, है ना. वो आपने बात सुनी होगी कि अगर मून के सरफेस पे दो लोग बात कर रहे हैं तो वो कभी एक दूसरे की बात नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मून के सरफेस के ऊपर वैक्यूम है पूरा. वहां पर कोई एयर की जो डेंसिटी है काफी 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 कम है, इसलिए वहां पर अगर हम बात करेंगे वहां पे जाके तो वहां पे साउंड सुनाई देगा नहीं, क्योंकि वहां पर मीडियम ही नहीं है साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए. तो साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है. ये जो है आपको फिल इन द ब्लैंक में आपके पेपर में आ सकता है. राइट, उसके बाद में क्या बोला, अपने बॉडी के अंदर भी क्या होता है जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो वाइब्रेट करती है. जैसे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड तैयार हो रहा है. राइट, जो अपना हार्ट भी, अपना हार्ट है उसको पंप हो रहा है. राइट, तो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वहां पर भी वाइब्रेशन है, वहां पर भी साउंड है. लेकिन होता क्या है, हमारे कानों की क्षमता होती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का साउंड ही हम सुन सकते हैं. उससे ज्यादा या फिर उससे कम फ्रीक्वेंसी का साउंड हम नहीं सुन सकते. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू हियर ऑल साउंड्स विच आर प्रोड्यूसिंग इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में तैयार होने वाले हर साउंड को हम सुन नहीं सकते, क्योंकि हमारे कानों की भी सुनने की एक क्षमता होती है. राइट, चलो आगे बढ़ते बेटा. क्या बोला है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव. देखो, साउंड अगर ट्रैवल करता है तो वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है. समझ में आ रहा है आपको. तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होती है ना. तो यहां पर होता क्या है कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होता क्या है, तो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं कि वो जो डायरेक्शन ऑफ वेव को पैरेलल हो जाते हैं. समझ में आ रहा है. देखो मैं आपको समझाता हूं. साउंड जो है बेटा, आपको जो साउंड है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, है ना. इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में साउंड ट्रैवल करता है. आप बोलोगे सर ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैसी होती है, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव जो होती है ना वो कुछ इस प्रकार से होती है. मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु है जो वाइब्रेट कर रही है. अब उनके वाइब्रेशन से क्या हुआ, एयर के पार्टिकल वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए. ओके, मान लो कि यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है ना वो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो उसके इम्पैक्ट के कारण एयर के अंदर कैसे वहां पर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ. जैसे कि यहाँ से अगर साउंड तैयार हो रहा है तो एयर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से होने वाला है. तो एयर का पैटर्न है ना वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है ना. एयर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है. एयर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है ना. एयर का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, ऐसा. इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से होने वाला है. तो यहाँ पर देखो, ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा दिखेगी, यहाँ पर डेंसिटी आपको कम दिखेगी. आ रहा है समझ में. ये जो पैटर्न है ना इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर कम है. तो अल्टरनेट ये दिख रहा है आपको कि डेंसिटी देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। इन पांचों पॉइंट में अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेंसिटी पार्टिकल की ज़्यादा है और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे, समझ में आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, है ना, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसको मैं अलग कलर से यहाँ पर मेंशन करता हूँ, इसको देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये जो चारों स्पॉट है, मतलब जो मैंने पिंक कलर से मेंशन किए हैं, इनकी डेंसिटी कैसे बड़ा कम है। और जहां पर मैंने ये व्हाइट कलर में लिखा हुआ है ना, वहां पर देख सकते हैं आपकी डेंसिटी वहां पर ज्यादा है। आ रहा है समझ में? तो हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, तो इस तरीके से पैटर्न बनता है। और ऐसी वेव को बोला जाता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, जिसके अंदर कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन है ना। यहाँ पर डेंसिटी वाला जो पार्ट है ना, जो ज्यादा डेंसिटी वाला पार्ट है, ओके, ये देखो, ये हो गया ज्यादा डेंसिटी वाला पार्ट। तो ज्यादा डेंसिटी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ज्यादा डेंसिटी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ज्यादा डेंसिटी वाले, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में ज्यादा डेंसिटी वाले एरिया को कॉम्प्रेशन बोला जाता है। उसके बाद में ये देखो, ये देखो, ये जो है, ये है लो डेंसिटी वाला पार्ट, और जो लो डेंसिटी वाला पार्ट है उसको बोला जाता है रेयर फैक्शन। लो डेंसिटी वाले पार्ट को बोला जाता है रेयर फैक्शन। ये है कॉम्प्रेशन, ये है आपका रेयर फैक्शन। ज्यादा डेंसिटी लो डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी लो डेंसिटी, ऐसा होता है। इस तरीके से पैटर्न जो है वो तैयार होता है, और जो पैटर्न है इसको लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। इसी पैटर्न में आपका साउंड जो है ट्रैवल करता है। तो ये है आपकी साउंड वेव, ये है आपकी लॉन्जिट्यूडिनल वेव। और भी इसके बारे में अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए साउंड इस तरीके से ट्रैवल हो रहा है। मान लो कि जो साउंड है ना, देखो यहाँ से साउंड तैयार हुआ, ये ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये देखो, ये है साउंड के ट्रैवल होने की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो है आपका साउंड ट्रैवल हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि साउंड के, मतलब साउंड वेव की ट्रैवल करने की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, मतलब लेफ्ट से लेकर के राइट डायरेक्शन में आपका जो साउंड है वो ट्रैवल हो रहा है। आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब आप देख सकते हो जो वाइब्रेशन है, यहां पर जो वाइब्रेशन है ना, यहां पर जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेशन है, तो ये जो वाइब्रेशन है वो इस प्रकार से है। जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं ना, पार्टिकल जो मूव हो रहा है वो इस प्रकार से, पार्टिकल जो है इनकी मोशन हो रही है, पार्टिकल की जो मोशन है वो इस प्रकार से हो रही है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो देख सकते हैं आप कि ये जो डायरेक्शन है साउंड के ट्रैवल होने की और पार्टिकल के मोशन की जो डायरेक्शन है, ये दोनों ही पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल। समझ में आ रहा है? साउंड के डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो कैसे बेटा? पैरेलल है, पैरेलल है। मतलब लॉन्जिट्यूडिनल वेव में पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं कि उनका वाइब्रेशन साउंड के वेव की डायरेक्शन को पैरेलल होता है ना। मतलब देखो, ये जा रही है वेव इस डायरेक्शन में, और साउंड के पार्टिकल का मोशन भी ऐसा हो रहा है इस तरीके से, मतलब पैरेलल तरीके से पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ऐसा होता है। आ रहे समझ में बात? ऐसा हो, ऐसा होता है। चलो, ओके। अब क्या बोला है? वेन अ वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट, when a vibrating object produces sound, it pushes nearby air particles together forming compression. Okay, then it moves back creating a rarefaction. This compression rarefaction move through the air as a longitudinal wave. ये आपको मैंने पहले बताया कि जो longitudinal wave होती है उसके अंदर compression होता है, rarefaction होता है। इस तरीके से जो wave बनती है that we call longitudinal wave, और वो लो डेंसिटी हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी हाई डेंसिटी के फॉर्म में एयर के अंदर से ट्रेवल होती रहती है। और आपके कानों में जो ईयर ड्रम है वहाँ पे साउंड गिरता है, वहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो आपको सुनाई देता है, और वो ब्रेन तक सिग्नल पहुँचता है। तो हमें पता चलता है कि क्या आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, राइट। चलो आगे बढ़ते बेटा। क्या बोला है? कॉम्प्रेशन है ना, रीजन वेयर एयर पार्टिकल्स आर क्लोज, है ना। उसके बाद में रेयर फैक्शन, रीजन वेयर एयर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, वेवलेंथ। ओके, चलो चलो, अभी थोड़ा अलग चीज यहाँ पर
प्रॉपर्टीज की बात होने वाली है। जो वेवलेंथ है यहाँ पर है, लेकिन उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, वेवलेंथ के बारे में जानेंगे हम लोग, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने वाले हैं, उसके बाद होने वाला है टाइम पीरियड, और उसके बाद में होने वाला है आपका एम्पलीट्यूड। तो ये जो चार चीज़ें हैं, उसके बाद में वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, है ना। वेव की क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, किसी को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो, वेव ट्रैवल हो रही है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कौन सी वेव है बेटा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। कौन सी वेव है बेटा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ये है आपके पास में लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब ये जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है ना, तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कैसा होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में होता है कॉम्प्रेशन और होता है यहाँ पर रेयरफैक्शन। ये होता है कॉम्प्रेशन और ये होता है रेयरफैक्शन। ये होता है कॉम्प्रेशन और ये होता है रेयरफैक्शन। इस तरीके से जो वेव है वो ट्रैवल होती है, राइट। अब यहाँ पर कंसेप्ट आता है कि वेवलेंथ नाम की चीज़ होती क्या है। तो वेवलेंथ मतलब क्या होता है कि देखो, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन आप पकड़ लो, समझ में आ रहा है। एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन, तो ये दोनों मिला करके एक छोटा सा यूनिट बनता है ना, है ना। उसको आप बोल सकते हैं यूनिट ऑफ वेव। एक छोटा सा यूनिट, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन मिला करके एक छोटा सा यूनिट बनता है वेव का, और वो जो यूनिट होता है दैट वी कॉल्ड वेवलेंथ। उसे ही क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ वेव, है ना, दैट वी कॉल्ड वेवलेंथ। उसे वेवलेंथ बोला जाएगा। वेव का छोटा सा यूनिट, उसको वेवलेंथ बोला जाता है, राइट। आ रही है बात समझ में, आ रही बेटा बात समझ में, ऐसा होता है। दैट वी कॉल्ड यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यूनिट ऑफ वेव दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना, छोटा सा यूनिट होता है। उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी, है ना। उसका एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी। तो मान लो कि वेव ट्रैवल हो रही है ना, मान लो कि वेव ट्रैवल हो रही है, इसको भी हम ब्रैकेट कर लेते हैं यहाँ पे। ये तो पहला कंसेप्ट हो गया, वेव ट्रैवल हो रही है ना। देखो, ये है आपका कॉम्प्रेशन, ये है आपका रेयरफैक्शन, ये है आपका कॉम्प्रेशन और ये है आपका रेयरफैक्शन, ये है आपका कॉम्प्रेशन और ये है आपका रेयरफैक्शन, है ना। इस तरीके से वेव ट्रैवल हो रही है। और आपको पता है कि एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिला करके एक यूनिट बनता है, और उस यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब हमने क्या किया, हम यहाँ पर हमने नजर रखी, हम यहाँ पर नजर रख रहे हैं, हमने एक पॉइंट बना लिया, और हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि एक सेकंड में यहां से वेव के कितने यूनिट ट्रैवल हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि एक सेकंड में मुझे काउंट करना है कि एक सेकंड में यहां से वेव के कितने यूनिट ट्रैवल होते हैं। एक ट्रैवल होता है, दो ट्रैवल होते हैं, तीन ट्रैवल होते हैं, चार ट्रैवल होते हैं, कितने यूनिट ट्रैवल होते हैं वेव के, मतलब कितने वेवलेंथ यहां से पास होते हैं एक सेकंड में, ये मुझे काउंट करना है। और अगर ये मैंने काउंट कर लिया तो मुझे मिलने वाला है एक नया टर्म जिसको बोला जाता है बेटा फ्रीक्वेंसी, जिसे फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर, है ना, यहां पर बोलेंगे एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितने वेव यूनिट्स, है ना, वेव यूनिट्स, एक सेकंड के अंदर कितने वेव यूनिट्स पास हो रहे हैं किसी एक पॉइंट के अंदर से, एक पॉइंट के अंदर से कितने वेव के यूनिट्स पास हो रहे हैं किसी एक पॉइंट के अंदर से, है ना। तो ये मैंने पॉइंट बना लिया, और इस पॉइंट के अंदर से कितने वेव के यूनिट्स पास हो रहे हैं, दैट वी कॉल फ्रीक्वेंसी। मान लो कि एक सेकंड में, मान लो कि यहां पर एक सेकंड में अगर चार वेव्स निकल गए, चार वेव्स अगर निकल गए, है ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4। अब वो फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का यूनिट होता है दैट वी कॉल्ड हर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब अगर एक सेकंड में चार वेव्स अगर पास हो गए हैं तो हम बोलेंगे कि उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है, ऐसा होता है। अब ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, और उस सिंबल का नाम होता है लैम्बडा, है ना। उस सिंबल का नाम होता है लैम्बडा, है ना, लैम्बडा। तो लैम्बडा जो है इस प्रकार से होता है, लैम्बडा इस प्रकार से होता है। लैम्बडा आप फिर से देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको ड्रॉ करते समय गलती करते हैं। करना क्या है, पहले ये लाइन बनानी है, फिर ये लाइन बनानी है, दैट वी कॉल लैम्बडा।
लैम्बडा। समझ में आ रहा है? वैसे है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, लैम्बडा, सही बात है। देखो यहाँ पे लैम्बडा है ना, इस प्रकार से। अब लैम्बडा का जो यूनिट होता है, लैम्बडा का यूनिट जो होता है, यूनिट होता है मीटर। ओके, मतलब एक जो छोटा सा यूनिट है वेव का, उसकी लंबाई कितनी है, कितने मीटर है, दैट वी कॉल वेवलेंथ फॉर दैट पर्टिकुलर वेव। उसके बाद में ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट वी कॉल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, 4, मतलब अगर 4 वेव पास हो रहे हैं एक सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी जो है 4 हर्ट्ज है। अगर 10 वेव पास हो रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है? अगर 100 वेव पास हो रहे हैं एक सेकंड में तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। ऐसा होता है, राइट? तो आपका वेवलेंथ हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद में होता है टाइम पीरियड, है ना? उसके बाद में होता है टाइम पीरियड। तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड भी बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर से एक यूनिट, इस पॉइंट के अंदर से एक यूनिट वेव का, एक यूनिट, इस पॉइंट के अंदर से वेव का एक यूनिट पास होने के लिए, समझ में आ रहा है? इस पॉइंट के अंदर से वेव का एक यूनिट, मतलब लैम्बडा इतना पार्ट पास होने के लिए जो समय लगता है, दैट वी कॉल टाइम पीरियड। उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी बोला जाता है, उसको टाइम पीरियड कैपिटल टी बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का एक रिलेशन बनता है, यह मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड है समझो 0.1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वेव का छोटा सा यूनिट, मतलब वेवलेंथ, एक वेवलेंथ एक यूनिट के अंदर से पास होने के लिए जो समय लगता है, उस समय जो है वो है 0.1 सेकेंड। अब अगर 0.1 सेकंड में एक वेव पास होने वाली है, तो मुझे बताओ कि एक सेकंड में कितने वेव पास होने वाले हैं? कितने वेव पास होने वाले, बताइए जरा। कि 0.1 सेकंड में अगर एक वेव पास होती है, तो 1 सेकंड में कितने वेव्स पास होंगे? डेफिनेटली कितने पास होने वाले? 10 वेव पास होने वाले। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 10 टाइम, मतलब 10 वेव पास होने वाले एक सेकंड में। तो आपको यहाँ पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन समझ में आता है कि 0.1 सेकंड में अगर छोटा सा यूनिट पास होता है, तो एक सेकंड में कितना पास होगा? तो यहाँ पर होगा 10 वेव्स। समझ में आ रहा है? तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड और मुझे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मुझे टाइम पीरियड का इनवर्स करना पड़ेगा, है ना? तो 1/0.1 सेकेंड। डेसिमल पॉइंट नीचे है तो एक डेसिमल पॉइंट के बाद में मतलब एक डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट दिया है, तो हम ऊपर क्या कर लेते हैं, एक डेसिमल पॉइंट, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है ना? टाइम पीरियड जो t इज इक्वल टू है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसका रिवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से ऐसा होता है रिलेशन। ओके, इतना हो गया भाई क्लियर? इतना हो गया, चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अभी और क्या रह गया? अभी रह गई वेलोसिटी। अभी हमें देखनी है वेव की वेलोसिटी, है ना? यहाँ पर मुझे देखना है वेलोसिटी ऑफ वेव। अब मुझे देखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ये मुझे अभी देखना है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ये मुझे अभी देखना है। तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी, है ना, मुझे निकालना है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, देखो जरा। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे बात कैसी है, ये देखो, ये एक वेव है ना? अब ये ट्रांसवर्स वेव है वैसे तो,
तो देखो डिस्टेंस, तो हमें पता है कि टाइम पीरियड टी के अंदर, टाइम पीरियड टी के अंदर जितना जितना यूनिट पास होता है, मतलब जितना डिस्टेंस पास होता है, दैट इज लैम्बडा। कि टाइम पीरियड टी के अंदर लैम्बडा इतना जो पार्ट है वो एक पॉइंट के अंदर से पास होता है, हमें पता है। तो लैम्बडा अपॉन टाइम पीरियड ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला वेव के लिए। अब होता ये है, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लैम्बडा लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टाइम पीरियड मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लैम्बडा लिखा और 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखा। तो जो 1 अपॉन टाइम पीरियड है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, सॉरी लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला मिलता है हमें वेलोसिटी ऑफ वेव के लिए, बहुत ही शानदार और ब्रांड न्यू फॉर्मूला, राइट। तो ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ओके, ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। और रह गया एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड का यहाँ पर विषय रह गया है। चलो मैं आपको एम्पलीट्यूड बता देता हूँ कि एम्पलीट्यूड नाम की चीज क्या होती है। एम्पलीट्यूड नाम की चीज क्या होती है ये अभी आपको मैं बता देता हूँ। ओके चलो, एक मिनट है बेटा, एक मिनट चलो। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर एक वेव मैंने निकाली, ये है कॉम्प्रेशन, ये है रेयरफैक्शन, ये है कॉम्प्रेशन और ये है आपका रेयरफैक्शन। ओके, ऐसा मैंने ले लिया। अब देखो यहाँ पर मैं कॉम्प्रेशन थोड़ा सा इसको इस व्यू में थोड़ा चेंज करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा कि इस व्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 यूनिट आपको दिख रहे हैं। अगर मैं इस व्यू की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 2 यूनिट दिखते हैं। देखो ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये हो गया पहला यूनिट। उसके बाद कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, ये हो गया दूसरा यूनिट। लेकिन अगर मैं इसके कंपैरिजन में इस वेव को देखूं तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक है आपका कॉम्प्रेशन, यहाँ तक है आपका कॉम्प्रेशन और यहाँ तक है आपका रेयरफैक्शन। मतलब देखा जाए तो एक इसका एक ही यूनिट कितना बड़ा है आप सोच सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जहां पे कॉम्प्रेशन मतलब पार्टिकल बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है ना, मतलब वाइब्रेशन की देखो कितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ में वाइब्रेट कर रहा है, कितना ज्यादा वाइब्रेशन है इसके अंदर इसके कंपैरिजन में। इसका छोटा सा देखो, ये वाइब्रेशन इधर है, ये वाइब्रेशन इधर है, तो वाइब्रेशन इसका और इसका देखो कितना बड़ा है। ऐसा होता है, ये होता है। तो जहां पर वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है तो उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन से कितना ज्यादा दूर गया है, पार्टिकल वाइब्रेट होते होते अपनी पोजीशन से कितना ज्यादा दूर जा चुका है, उसको बोला जाता है दैट डिस्टेंस वी कॉल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। डेफिनेटली इसके कंपैरिजन में यहाँ पर पार्टिकल बहुत दूर जाकर के वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि बहुत ताकत से, बहुत एनर्जी के साथ में जो साउंड है उसको बोला गया है। मतलब लाउडनेस जो होता है ना, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कितना जोर से वो साउंड बजाया गया है और कितना ज्यादा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है उसके कारण, है ना। ऐसा होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल from its mean position, that we call amplitude of vibration। चलो इतना हो गया। अभी हम देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, है ना, कि अलग अलग मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड कैसे होती है। तो डेफिनेटली अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ तो सॉलिड के अंदर होता क्या है कि सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं और इजीली एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक पहुंचती है। इसीलिए साउंड के अंदर, मतलब सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी के कंपैरिजन में अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो लिक्विड के अंदर होता क्या है कि पार्टिकल की जो डेंसिटी होती है काफ़ी कम होती है इन कंपेयर टू सॉलिड। मतलब पार्टिकल काफ़ी दूर होते हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है ना वो काफ़ी वीक होता है इन कंपेयर टू सॉलिड। इसीलिए लिक्विड के अंदर से साउंड थोड़ी कम वेलोसिटी के साथ में ट्रैवल करता है सॉलिड के कंपैरिजन में। ओके,
और फाइनली अगर हम बात करें, अगर हम गैस की बात करें तो गैसेस के अंदर साउंड की स्पीड एकदम कम होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये एयर के थ्रू जो है साउंड रिसीव किया जा रहा है, या फिर हम घर पे बात कर रहे हैं तो एयर के थ्रू जो है साउंड, मतलब मुख है ना, मतलब हम जो अ, हमारे मुख से जो भी बात करते हैं तो वो साउंड ट्रैवल होता है एयर के अंदर से। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एयर के अंदर से साउंड की स्पीड काफ़ी कम होती है इन कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। और कितनी होती है बेटा? 340 मीटर पर सेकेंड, है ना, मतलब ये सबसे कम स्पीड है। अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की बात करूँ तो उसके अंदर 1000 1500 मीटर पर सेकेंड ऐसी स्पीड होती है साउंड की, सॉलिड लिक्विड में, है ना, ऐसा होता है। यस। अब क्या बोला? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। कौन सी चीज़ों के कारण साउंड की जो वेलोसिटी है वो अफेक्ट होती है ना। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके कारण साउंड की स्पीड बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले टेम्परेचर की बात की गई है। तो यहाँ पर क्या बोला? द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है ना। देखो, हवा है, हवा, आपने हवा को गर्म कर दिया, मतलब बहुत तेज धूप है, अब पार्टिकल गर्म हो गए, पार्टिकल गर्म हो गए तो वो उसके अंदर एनर्जी बढ़ गई है। ओके, तो उसका जो वाइब्रेशन है ना वो बहुत फास्ट होता है, राइट। तो आप अगर गर्म हवा के अंदर से बात करते हो, मतलब धूप में अगर आप बात कर रहे हैं तो साउंड बहुत तेजी से ट्रैवल होने वाला है, राइट। यस, ऐसा होता है। और क्या बोला? देखो यहाँ पे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की जो स्पीड होती है वो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस पे बात करूँ तो साउंड की जो स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 12 यूनिट का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है। 12 यूनिट से ये जो है बढ़ चुका है साउंड की स्पीड एयर के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि डेंसिटी का क्या परिणाम पड़ता है, डेंसिटी का क्या परिणाम होता है साउंड की स्पीड के ऊपर। तो देखो बेटा, होता ये है कि अगर साउंड की, मतलब एयर की अगर डेंसिटी ज़्यादा है उस केस में साउंड की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंस रहेगा ना एयर, तो एयर के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है साउंड के लिए। इसीलिए वहाँ पे साउंड की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है ना। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस एज द डेंसिटी इंक्रीजेस। अगर डेंसिटी को आपने बढ़ा दिया तो डेंसर मीडियम में साउंड की स्पीड डेफिनेटली कम होने वाली है। उसके बाद में देखो मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है कि अगर किसी एयर के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल भरे भरे हुए हैं जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है तो उस केस में साउंड की स्पीड कम होने वाली है। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उस केस के अंदर साउंड की स्पीड कम होने वाली है। लाइटर गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड ट्रांसफर साउंड एनर्जी मोर क्विकली। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर लाइट है ना, हाइड्रोजन कैसा लाइट गैस है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी कम होता है तो उसके अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो 1280 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड ऑक्सीजन में बात करूँ तो ऑक्सीजन के अंदर कितनी स्पीड होती है तो यहाँ पे 320 मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ही कम हो चुकी है। समझ में आ रहा है? मतलब एकदम 1000 से कम हो चुकी है साउंड की स्पीड ऑक्सीजन गैस के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल का वजन काफ़ी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा है ना। लाइटर गैस फास्टर साउंड स्पीड, ऐसा होता है। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो उसके अंदर स्पीड साउंड की ज़्यादा रहने वाली है। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ साउंड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी की बेस पर साउंड के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं बेटा, 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ऐसा साउंड जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के, है ना, कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज है, ऐसे केस में इस साउंड की रेंज को बोला जाता है ऑडिबल साउंड। ऐसे ही साउंड को हम सुन सकते हैं। समझ में आ रहा है? ह्यूमन ईयर की सुनने की एक क्षमता है, समझ में आ रहा है, कि उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला या फिर उसके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड हम नहीं सुन सकते। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, इसी के अंदर हम साउंड को सुन सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है ऑडिबल साउंड रेंज, है ना। उसके बाद में होता है क्या है? इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड की अगर मैं बात करूँ तो अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोला जाता है, और वो हम नहीं सुन सकते, वो हम नहीं सुन सकते। वाइब्रेशन कॉज बाय अर्थक्वेक, ये हम नहीं सुन सकते। एलिफेंट कम्युनिकेट्स यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड। उनको पता है कि मनुष्य बड़े बदमाश है
तो हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम इंफ्रासोनिक साउंड में कम्युनिकेट करेंगे ताकि मनुष्य को सुनाई ना दिया जाए भैया हम क्या बात कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या, इंफ्रा साउंड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक साउंड, तो 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ऐसे साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड बोला जाता है ना। तो यहाँ पर देखो आप, सम एनिमल लाइक डॉग्स, बैट्स एंड डॉल्फिन डॉल्फिन डॉग्स एंड बैट्स को यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है, ऐसे साउंड को ये यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, है ना। बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू लोकेट ऑब्जेक्ट, इको लोकेशन। डॉक्टर्स यूज अल्ट्रासाउंड फॉर स्कैनिंग, है ना। मतलब जो सोनोग्राफी होती है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की अगर हम बात करने वाले तो अगर व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस सच एज वॉल, मेटल और रॉक, दे बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, है ना। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही रिफ्लेक्शन बोला जाता है। कि मतलब हम बात कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई वॉल है, कोई रॉक है, अरे कोई पहाड़ है, कोई सरफेस है, उसको साउंड अगर लगता है तो डेफिनेटली वहां से रिफ्लेक्ट होने वाला है। मतलब यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे पूरी रूम के अंदर वॉल है, तो जो मैं बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली साउंड वहां पर लग करके रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, राइट। If you shout in front of a big wall or in a mountain area, you may hear your own voice returning after a short time, है ना। मतलब किसी माउंटेन में जाकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, और इसी को इको बोला जाता है ना। इसी को इको बोला जाता है, मतलब हमारा ही साउंड अगर हमें फिर से सुनाई दे तो इसी एक फेनोमेनॉन को इको बोला जाता है ना। समझ में आ रहा है। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या बोला है, द सरफेस मस्ट बी हार्ड एंड स्मूथ। सरफेस ऐसा नहीं कि रफ सरफेस होना चाहिए, अगर रफ सरफेस है तो साउंड वहां पे एब्सॉर्ब हो जाएगा, समझ में आ रहा है, वहां से साउंड वापस आएगा नहीं। लेकिन अगर प्लेन सरफेस है तो वहां पे साउंड लग करके रिफ्लेक्ट होकर के अपने पास आने वाला है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कैसे होनी चाहिए, इक्वल होते हैं, है ना। जब एकदम क्लियर साउंड सुनाई देता है ना तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं बेटा, सेम होते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं तो मान लो ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस है। अब ये देखो, ये है इंसिडेंट साउंड वेव, है ना। ये जो साउंड वेव है यहाँ पे टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के साउंड वेव जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल निकालूं, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल निकालूं, है ना, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल निकालूं तो ये जो है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इक्वल है तो हमें बहुत लाउड एंड क्लियर साउंड सुनाई देने वाला है, राइट। तो ये रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है। उसके बाद में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज बहुत सिंपल है कि जो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो सेम होने वाले हैं। मान लो ये सरफेस है, यहाँ पर साउंड आया, साउंड रिफ्लेक्ट हो गया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर निकाला नॉर्मल, तो यहाँ पर जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब इक्वल होते हैं, ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। उसके बाद में द इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब यहाँ पर जो इंसिडेंट साउंड वेव है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ये तीनों भी कैसे होते हैं बेटा, एक ही प्लेन के अंदर होते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर है और दूसरा थोड़ा इसका बाहर चला गया, ऐसा नहीं होता। तीनों भी जो होते हैं वो एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये कहाँ पर यूज किया जाता है कि साउंड का जो रिफ्लेक्शन है तो उसको कहाँ पर यूज किया जाता है। सबसे पहले मेगाफोन के अंदर यूज किया जाता है ना। मेगाफोन आपको पता होगा कि रैलीज के अंदर अगर कोई अनाउंसमेंट करना है तो एक मेगाफोन होता है ना, इस तरीके से एक भोंगा, है ना, इस तरीके से कैसा भोंगा होता है, राईट, इस तरीके से। मराठीमध्ये त्याला आपण भोंगा म्हणतो, असा पकडला जातो तो, आणि त्यातून आपण अनाउन्समेंट करतो, त्याला आपण म्हणतो मेगाफोन। उसके बाद में स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर जो यूज़ करता है तो उसके अंदर भी क्या होता है बेटा कि चेस्ट के अंदर जो साउंड सुनाई दे रहा है तो उसको क्या करता है, वो उस साउंड को कलेक्ट करता है कि साउंड वहाँ पे रिफ्लेक्ट, मतलब होता है क्या है कि वो जो ट्यूब होती है ना तो उस ट्यूब के अंदर से साउंड रिफ्लेक्ट होते 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 अपने कानों के पास जाता है। उसके बाद में साउंड बोर्ड्स, है ना, यूज इन ऑडिटोरियम टू रिफ्लेक्ट साउंड वेव इवनली इन ऑल
डायरेक्शन, है ना। साउंड बोर्ड जो होते हैं वो ऑडिटोरियम के अंदर लगाए जाते हैं, कहीं पे भाषण चल रहा है तो वहां पे लगाया जाता है ताकि साउंड वहां पर लग करके वापस आ जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। इको एंड रिवर्बरेशन बोथ आर रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। रिवर्बरेशन क्या होता है कि एक के बाद एक लगातार साउंड अगर, ओके, रिवर्बरेशन आएगा, रिवर्बरेशन आगे भी है, ओके। इको है पहले, इको के बाद में क्या है अपना, रिवर्बरेशन है, रिवर्बरेशन, ओके है, दोनों चीजें हैं अपनी। तो सबसे पहले अभी हम बात करने वाले इको के बारे में, ओके। सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं इको के बारे में। भैया इको क्या होता है ना। व्हेन साउंड वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ हार्ड सरफेस लाइक वॉल, बिल्डिंग और माउंटेन एंड कम बैक टू द लिसनर आफ्टर सम टाइम, रिपीटेड साउंड हर्ड इज कॉल्ड इको, है ना। कि आपने एक बार साउंड प्रोड्यूस कर लिया और किसी हार्ड सरफेस को लग करके साउंड फिर से आपको सुनाई दे रहा है, तो जो ये रिपीटेड साउंड है उसको ही इको बोला जाता है। आ रहा समझ में, ओके। इन शॉर्ट, इको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड साउंड हर्ड सेपरेटली फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड, है ना। मतलब जो आपने ओरिजिनल साउंड बोला उसके अलावा भी आपको एक नया साउंड सुनाई दिया, तो उसको रिफ्लेक्शन, उसको इको बोला जाता है, उस रिपीटेड साउंड को इको बोला जाता है। मतलब ओरिजिनल साउंड आपने एक बार प्रोनाउंस कर दिया, तो ओरिजिनल साउंड एक बार प्रोनाउंस करने के बाद में अगर आप फिर से साउंड सुन रहे हो नया वाला, सेम साउंड फिर से एक बार, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस, तो इसे इको बोला जाता है, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। यस यस। अब इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि देखो, अगर आपको इको सुनना है, राइट, इको अगर आपको सुनना है, तो जो सरफेस है ना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी बिटवीन 17 मीटर। अगर मुझे इको सुनना है तो इको सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो मुझसे कम से कम 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पर एक वॉल है और ये मेरे से बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, मतलब 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पर जितनी भी वॉल है वो मुझसे 2 मीटर से भी कम डिस्टेंस पे है। तो होता ये है कि वहां से साउंड रिफ्लेक्ट तो होगा लेकिन वो मुझे सुनाई देगा नहीं एज अ इको। तो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर का, जो मतलब जो स्पीकर है उससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, तब जाकर के मुझे वो साउंड सुनाई देगा फिर से, है ना। दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, है ना। इन 0.1 सेकेंड द साउंड ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 34 मीटर। होता क्या है कि हमारे कानों में एक, हमारे कानों की लिमिटेशन है। जैसे जो भी मैं वर्ड बोलता हूँ या फिर जो भी वर्ड मैं सुनता हूँ, तो इसका इम्पैक्ट मेरे कानों के ऊपर 0.1 सेकेंड तक रहता है। उसके पहले अगर कोई साउंड आता है मेरे कानों के ऊपर तो मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो 0.1 सेकेंड के बाद अगर दूसरा साउंड आता है तभी मैं उसको क्लियरली समझ पाऊंगा। अब यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है मेरे कानों के ऊपर पड़ता है 0.1 सेकेंड के पहले ही, इसलिए ये मेरे लिए इको नहीं बनेगा। तो हमने टाइम के हिसाब से यहाँ पर डिस्टेंस को तैयार किया है कि साउंड 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो साउंड 0.1 सेकंड में 34 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है ना। साउंड मस्ट ट्रैवल टू द वॉल एंड बैक, सो ईच साइड। तो 0.1 सेकंड में साउंड 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है 340 और टाइम है 0.1 सेकंड, तो 34 मीटर का डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करना है। तो आने जाने का 17 मीटर, आने का 17 मीटर, तो ऐसा हो गया टोटल 34 मीटर का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है। तो इको अगर सुनना है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप मतलब स्पीकर से 17 मीटर या फिर उससे ज्यादा की दूरी पर होना चाहिए, तब जाकर के साउंड रिफ्लेक्ट होकर के हमें सुनाई देगा। ओके, यस, ऐसा होता है, राइट। अब देखो इको है ना, क्या बोला, शाउटिंग इन वैली, एम्प्टी हॉल, नियर माउंटेन एंड हियरिंग योर वॉइस बैक इन ऑडिटोरियम, मल्टीपल इकोज आर रिड्यूस यूजिंग कर्टन्स एंड सॉफ्ट मटेरियल, है ना। होता क्या है कि जैसे हम मूवी देखने के लिए जाते हैं या फिर किसी ऑडिटोरियम में, होता क्या है कि बार बार साउंड सुनाई देता है, तो उसको हटाने के लिए वहां पर पर्दे लगाए जाते हैं ताकि साउंड पर्दे के ऊपर लगता है और वहां पे उसकी एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब हो जाती है और वहां से साउंड फिर से सुनाई देता नहीं, राइट। अब क्या बोला है, इको, इको की बात हुई, तो इको कहाँ पे यूज होता है, तो सोनार सिस्टम में, मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम में इसका यूज होता है।
है ना। बैट्स एंड डॉल्फिन भी इसका यूज करते हैं, यूजेस इको टू फाइंड देयर वे एंड लोकेट देयर प्रे। समझ में आ रहा है कि बैट्स भी यूज करते हैं अपना पाथ डिसाइड करने के लिए, डॉल्फिन भी डिसाइड करती है अपना पाथ डिसाइड करने के लिए इको का यूज करती है। ओके चलो, ओके। रिवर्बरेशन क्या होता है? व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस इन अ क्लोज रूम और हॉल, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड मेनी टाइम्स फ्रॉम हॉल, सीलिंग एंड फ्लोर। Because of this multiple reflection, the sound seems to last longer even after the source has stopped producing sound. मतलब देखो होता क्या, इको मतलब क्या कि आपने साउंड तैयार किया, रिफ्लेक्शन हुआ, आपको एक बार सुनाई दिया। लेकिन कोई किसी क्लोज हॉल में क्या होता है पता है, आपने एक बार आपने साउंड प्रोनाउंस कर लिया तो कंटिन्यूसली वही साउंड बार बार सुनाई दे रहा है। ओके, मतलब 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मैंने कुछ बोला था और 5 मिनट के बाद भी साउंड वापस सुनाई दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है, मतलब इको खत्म ही नहीं हो रहा है। तो मतलब ऐसा कंटिन्यू अगर इको चल रहा है तो उसको रिवर्बरेशन बोला जाता है। कि एक बार आपने कुछ वर्ड बोल दिया तो रूम ऐसी बनाई गई है कि उसके अंदर कंटिन्यूसली वही साउंड सुनाई देगा अगले 5 मिनट तक। मान लो वहां पर किसी ने भाषण दे दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो अगर कंटिन्यू इको चल रहा है तो उस फिनोमिनॉन को, उस पूरे प्रोसेस को रिवर्बरेशन बोला जाएगा। राइट, ऐसा होता है। मतलब परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन, मतलब साउंड परसिस्टेंट हो जाता है, साउंड बार बार सुनाई देता है, ऐसा होता है। ओके, एम्प्टी हॉल के अंदर आपको ये सुनाई देगा। अगर ये हटाने के लिए आपको वहां पे पर्दे लगाने पड़ेंगे, कारपेट लगाने पड़ेंगे, है ना, ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है रिवर्बरेशन। अब क्या, सोनार सिस्टम। अब सोनार सिस्टम में होता क्या है, सोनार सिस्टम जो है वो इको का यूज करती है ना। उसमें क्या होता है कि ये हमने मान लो ये शिप है, मान लो इसके नीचे अगर कोई ऑब्स्टेकल है, इसको डिटेक्ट करने के लिए होता क्या है, एक होता है ट्रांसमीटर, ये साउंड को तैयार करता है, पानी के अंदर भेजता है, पानी के अंदर साउंड को भेज दिया। अब मान लो यहाँ पर कोई पत्थर है, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है, तो वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर के पास आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कितने दूरी पर है ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, साउंड की स्पीड जो भी है वो स्पीड हम देख लेंगे कितना है, राइट। और स्पीड जो है उसके बाद में जो टाइम लगा वो हम देख लेंगे, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कि साउंड तो हमने भेज दिया तो साउंड की स्पीड क्या थी और साउंड रिसीव होने में कितना समय लगा, है ना। तो मान लो कि साउंड जो है वो 10 सेकंड के बाद में वापस आया, इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेकंड उसको लगे जाने के लिए और 5 सेकंड लगे उसको आने के लिए, है ना, इस तरीके से। समझ में आ रहा है। तो स्पीड इंटू टाइम अगर आपने किया तो उसको डिवाइड बाय 2 करना है ताकि हम पता कर पाए कि वो ऑब्स्टेकल कहाँ पर है। उसको डिवाइड बाय 2 करें, अगर हम 2 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा कि ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस कितना है शिप से, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करो तो टोटल डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आने का और जाने का ऐसा दोनों का डिस्टेंस है वो, इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस पता चल सके। ओके, ओके। ओशन के अंदर उसको यूज किया जाता है ताकि कोई मतलब सबमरीन वगैरह उसके अंदर वो चीजें यूज की जाती है सोलर सिस्टम के अंदर। सोनोग्राफी, तो सोनोग्राफी के अंदर क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि पेट में कोई दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है या फिर पेट में कोई प्रॉब्लम है या फिर इंटरनल कोई ऑर्गन है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो सोनोग्राफी की जाती है। मतलब बॉडी के ऊपर एक जेल लगाया जाता है, उसके बाद में एक प्रोब लिया जाता है, इस प्रोब के जरिए बॉडी के अंदर अल्ट्रासोनिक साउंड भेजा जाता है और फिर वो साउंड बॉडी के अंदर जा करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा और एक ऐसी इमेज तैयार होने वाली है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और हमें पता चलेगा कि अंदर क्या खराबी है। ये जो टेक्निक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वहाँ पर भेजा जाता है ताकि वो स्किन के अंदर से पास हो सके और फिर उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, इसको चेक किया जाता है। इसको बोलते हैं सोनोग्राफी। ओके, यस। अब जो है ह्यूमन ईयर की बात करते हैं ना, ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आउटर जो पार्ट होता है वहां पर पिन्ना होता है, पिन्ना, है ना। पिन्ना जो होता है क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। पिन्ना क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, राइट। अगर ये नहीं होता तो साउंड कलेक्ट होता नहीं प्रॉपर तरीके से। ओके, तो ये पिन्ना जो है साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड को अंदर भेजता है। तो ये जो है वो ईयर कैनल है। ये क्या है, ईयर कैनल है। इस कैनल के अंदर से साउंड अंदर जाती है। यहाँ पर बहुत बार वैक्स भी तैयार हो जाता है, उसको ईयर वैक्स बोलते हैं। और वो जो ईयर वैक्स है वो प्रोटेक्शन करता है कान का।
उसके बाद में यहाँ पर देखो ईयर ड्रम है, यहाँ पर क्या है, ईयर ड्रम है। ओके, तो ये जो है वो आउटर ईयर है, ये जो है वो मिडल ईयर है, और ये जो है वो इनर ईयर है, इनर ईयर। ऐसे ईयर के 3 पार्ट होते हैं। तो ये इनर ईयर जो होता है उसके अंदर सारा सिस्टम लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के पीछे 3 बोन लगे हुए हैं। ईयर बोन, ईयर, इनर ईयर के अंदर मतलब ए, है ना, ईयर ड्रम के पीछे 3 बोन लगे हुए हैं, उसको लेता है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स। तो जो स्टेप्स होता है, देखो ये जो है ना यहाँ पर, ये हैमर की तरह जो दिखता है वो स्टेप्स है। ये अपने बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है। मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ऐसे 3 बोन यहाँ पर है। समझ आ रहा है? अब ये जो 3 बोन है, तीसरा जो बोन होता है वो इसको अटैच होता है, इसको बोला जाता है कोकलिया। इसको कोकलिया बोला जाता है। ये स्नेल की तरह होता है, स्नेल की तरह ये पूरा एक ऑर्गन होता है अपने बॉडी के अंदर, और इसके अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर क्या होता है, सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल जो होते हैं वो तैयार होता है, मतलब जो वाइब्रेशन है उसको सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में जो सिग्नल है वो भेजा जाता है अपने ब्रेन की तरफ। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर भी एक ऑर्गन है, यहाँ पर ये 3 ऑर्गन रहते हैं, और ये जो 3 ऑर्गन है कान के अंदर अपने, मतलब यहाँ पर देखो ये ऐसा ऐसा किसी बास्केट के हैंडल की तरह यहाँ पर 3 बोन होते हैं, मतलब ये ऑर्गन होता है, बोन नहीं होते, ऑर्गन होता है। और उसकी वजह से हम जो है ना, मतलब हम ऐसा सीधा रह पाते हैं, सीधा बॉडी को बैलेंस कर पाते हैं स्पेस के अंदर। ओके, हमें इस स्पेस में कैसे चलना है उसके लिए ये जो तीनों पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर वो काम करते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट। तो ये अपना ह्यूमन ईयर, बस भाई, यस। चलो, यही है पूरा चैप्टर आपका। तो ये पूरा चैप्टर भैया, चलो यहाँ पर सारी जो कहानी है साउंड की खत्म होती है, राइट। तो डेफिनेटली ज़रूर बताना कैसा लगा आपको पूरा चैप्टर, पूरा लेक्चर आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताना है आपको कमेंट करके। और कुछ चीज़ें हैं ना बहुत डिफिकल्ट तरीके से दी गई है बुक के अंदर, और मैंने उसको काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो वो सिंपल ही है, लेकिन जो बुक के अंदर जो तरीका है एक्सप्रेस करने का वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमने इसको सिंपल करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही बढ़िया होने वाला नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट जो है वो आपका ऑब्जर्विंग स्पेस के बारे में है, उसमें हम टेलीस्कोप के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में एक नए अंदाज के साथ में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।